मैंने कहा लड़कियां मेरी तरफ नहीं देखती हैं। बोले उतार के फेंक दे इसको। मैंने कहा फिर लड़कियां नहीं दिखती हैं। प्रॉब्लम सब तरफ से सब। अभी ये अनुज हमको उधर से गेस्ट हाउस से लेके आ रहे तो दो लड़कियां वहां बैठी हुई मेरे को देख के कहने लगी, उनके पास एक लड़का बैठा, वो लड़का मेरे से बोला, बोले चश्मा लगाता है तो उल्लू नजर आता है। मैंने कहा नहीं लगाऊंगा तो तू गधा नजर आएगा। नंबर का चश्मा है, मेरी अपनी प्रॉब्लम है। सरदार जी की बात बता रहा था, सुरेंद्र सिंह जी ने अभी इंडिको गाड़ी खरीदी, आए वापस आके बोले यार फेल गाड़ी ले ली। मैंने कहा गाड़ी तो बढ़िया है। बोले नहीं बेकार गाड़ी है। मैंने कहा क्या हुआ, गाड़ी तो फर्स्ट क्लास है। बोले यार माँ को दिखाने गया था, 20 किलोमीटर दूर गांव है, माँ को दिखाने गया था, गाड़ी जाने में 20 मिनट लगे, वापस आने में 7.5 घंटे लग गए। मैंने कहा 7.5 घंटे? बोले हाँ। मैंने कहा कैसे? बोले गाड़ी फेल है। मैंने कहा हुआ क्या? बोले कंपनी वाले भी बेवकूफ हैं, जाने के 4-4 गियर लगा रखे, वापस आने का एक ही गियर लगाया। भाई मेरा रिवर्स में आया। ये हमारे सुरेंद्र सिंह जी के किस्से हैं। मैं आपको एक दो छोटी छोटी कविताएं सुनाता हूँ। आज हम कुमार के यहाँ गए, बच्चों की बात कर रहे थे। मंजू जी आप एक टेक्निक कहाँ चली गई? अब बोल रहे कि साबुन भी बेच रहे हैं कपड़े उतार के। अब सूट टाई पहन के क्या साबुन की एड या मॉडलिंग कर सकता है कोई? टाई का विज्ञापन करना होगा तो सूट दिखाएगा, अब साबुन का विज्ञापन है तो कपड़े तो उतारने पड़ेंगे। मालूम नहीं है, बोलते हैं, जबरदस्ती बोल जाते हैं, उसमें हास्य पैदा हो जाता है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, एक दो छोटी छोटी कविताएं आपको सुनाता हूँ। कुमार विश्वास के घर गए तो इनकी पत्नी मेरे से कहने लगी, बैठो बैठो हम भैया चाय बना दें। मैंने कहा भाभी मैं चाय नहीं पीता। बोले क्यों? मैंने कहा मेरे को एसिडिटी होती है। बोले हाँ ये 26 जनवरी से लोकल हो गई है, 95 पे ही मिलने लगी है। मैंने कहा एसिडिटी होती है, एसटीडी नहीं होती है। बोले ये क्या होती है? मैंने कहा बीमारी होती है। बोले अच्छा मैं दूध लाती हूँ। एक गिलास दूध लेके आई, मैंने वो दूध देखा, फेंक दिया, ढोल दिया। दूसरा गिलास लेके आई, मैंने वो गिलास भी फेंक दिया। तीसरा गिलास जब मैं फेंकने जा रहा था दूध का तो मेरे से कहने लगी, क्या हूँ भैया हम आपके लिए 3 गिलास दूध लाए, आप फेंक रहे हो। मैंने कहा भाभी दूध में मक्खी है। भाभी बोली मक्खी दूध में नहीं है, चश्मे के कांच पे चिपकी हुई है। हमारे साथ प्रॉब्लम है साहब। अपना चेचिस भी अलग टाइप का है। मैं आपको एक हास्य की कविता सुनाता हूँ, सुनिएगा, मजे की कविता। एक कौम पाई जाती है साहब, उस कौम को, उस जाति को बोलते हैं रायचंद, राय बहादुर, राय सिंह। ये वो लोग होते हैं जो अनवांटेड सजेशन देते हैं जबरदस्ती। आप कोई भी काम करिए ये आपको राय देने आएंगे। ये खुद के स्कूटर का, मोटरसाइकिल का पेट्रोल जला के आएंगे। इनको कहते हैं रायचंद। इनका एक ही काम होता है राय दो। ये बड़े में भी पाए जाते हैं, छोटे में भी पाए जाते हैं, महिलाओं में भी होते हैं, पुरुषों में भी होते हैं। इनका एक ही काम बस राय दो। कोई मांगे या नहीं मांगे दो। मेरे एक दोस्त की दादी खत्म हो गई, हम उसको उठाने की तैयारी कर रहे, इतने में ही मेरे कंधे पे किसी ने हाथ रखा। मेरे से कहने लगे भाई साहब कहाँ ले जाएंगे? मैंने कहा स्विमिंग पूल में ले जाएंगे। बोले यार आप बहुत मजाक करते हो। मैंने कहा मर गई है तो शमशान ले जाएंगे। बोले नहीं नए वाले पे ले जाएंगे कि पुराने वाले पे ले जाएंगे। मैंने, हमारे उज्जैन में 2 शमशान है। मैंने कहा नए वाले पे। बोले यार पुराने वाले पे ले जाते तो वहाँ का मजा कुछ और है। मैंने कहा इस डोकरी को कहीं भी जला दो, इसके जलने से तेरे मजे का क्या लेना देना। पर नहीं साहब, आदमी राय दिए बगैर मानता नहीं है, और राय दिए बगैर उसका बस नहीं चलता, वो हर जगह राय देता है। मैंने वहाँ से एक कविता निकाली, आदमी इतना चालू हो गया साहब, हम किसी के यहाँ बीमारी में तबीयत पूछने जाते हैं तो बुके लेके जाते हैं। ये 2-in-1 प्रोग्राम है। बुके लेके जाओ, बीमार के सिराहने रख दो, बच गया तो ठीक, बहुत अच्छे, नहीं तो आपकी तरफ से फूल चढ़ी गए हैं। आदमी इतना चालू हो गया था। और राय देने वालों पे बात कर रहा था, मैं आपसे बता रहा था। मेरे एक दोस्त ने, बेचारे ने मिठाई की दुकान खोली और बोर्ड लगाया कि हमारे यहाँ ताजी मिठाइयाँ मिलती हैं। अगले ही दिन एक रायचंद हाजिर हो गए। बोले ये हमारे यहाँ लिखने से क्या फायदा? बोले जब नीचे मिल रही है तो ऊपर हमारे यहाँ लिखने से क्या फायदा? बोले क्या करूं? उसने कहा मिटा इसको। उसने बेचारे ने हमारे यहाँ पुतवा दिया। अब उस पर लिखा हुआ था ताजी मिठाइयाँ मिलती हैं। आप देखिए कितने लॉजिकल होते हैं ये। अगले दिन फिर एक रायचंद आ गए। बोले ये ताजी लिखने से लोगों को डाउट क्रिएट होता है। बोले क्या करूं?
उसने कहा मिटा इसको। उसने बेचारे ने ताजी भी मिटवा दिया। अब उस पर लिखा हुआ था मिठाइयाँ मिलती हैं। अगले दिन फिर एक रायचंद हाजिर हो गए। बोले बेवकूफ आदमी पहले नीचे शोकेस में मिठाई देखेगा कि ऊपर बोर्ड पे पढ़ेगा? बोले नीचे देखेगा। बोले फिर ऊपर लिखाने से क्या फायदा? उसने बेचारे ने मिठाइयाँ भी पुतवा दी। अब उस पर लिखा हुआ था मिलती हैं। अगले दिन फिर एक रायचंद हाजिर हो गए। बोले क्या फोकट में मिलती है? बोले नहीं पैसे लेके देता हूँ। बोले फिर मिलती का क्या मतलब? बोले क्या करूं? बोले मिटा इसको। उसने बेचारे ने मिलती भी मिटवा दिया। अब उस पूरे बोर्ड पे लिखा हुआ था है। अगले दिन फिर एक रायचंद हाजिर हो गए। बोले बेवकूफ जब शटर खुला है शोकेस में मिठाई है इसका मतलब है कि है। बोले क्या करूं? उसने कहा मिटा इसको। उसका पूरा बोर्ड उन रायचंदों ने, राय बहादुरों ने, राय सिंहों ने साफ करवा दिया। साहब ये कौम होती है अनवांटेड सजेशन देने वाले लोगों की। पर इतना भी होता तो गनीमत थी। अगले दिन फिर एक रायचंद हाजिर हो गए। बोले यार इतना प्यारा बोर्ड खाली पड़ा इस पे लिखवाता क्यों नहीं कि हमारे यहाँ ताजी मिठाइयाँ मिलती हैं? ये कौम होती है साहब। देखिए आप बच्चे भी आनंद ले रहे हैं कविता का। बच्चे बहुत आनंद लेते हैं साहब। एक बच्चे से मैंने ऐसे ही पूछ लिया, छोटे बच्चे से। मैंने कहा बताइए मद्रास का नाम चेन्नई क्यों पड़ा? बोले है ना अंकल मद्रास के लोग लुंगी पहनते हैं और लुंगी में चेन नहीं होती। ये बच्चे इतने चालू हो गए साहब। एक बार तालियां बजा दीजिए, मैं कविता शुरू करता हूँ। कविता का शीर्षक है मजा ही कुछ और है। कविता का शीर्षक है मजा ही कुछ और है। ये तकिया कलाम होता है इन लोगों का। ये रायचंद जो राय देते हैं, आप एम्स में इलाज कराने ले जाएंगे, वो आपको बोलेंगे अरे वो मूलचंद में ले जाते हैं, वहाँ का मजा कुछ और है। ये होते हैं रायचंद। आप कोई काम करिए ये तुरंत हाजिर होंगे। इनका एक ही काम राय दो। ये खुद किराए के मकान में रहते हैं पर आपके बनने वाले 25 लाख के द्वारका वाले मकान में राय देने आएंगे कि वास्तु के हिसाब से किचन कहाँ होना चाहिए। इनका काम एक ही है, राय दो। मैंने वहां से कविता निकाली, कविता आनंद के लिए। जब मैं कहूँ मजा ही कुछ और है, आप ताली बजा दीजिएगा। कीन ऑब्जर्वेशन है सोसाइटी का, आपको आनंद आएगा। मैं कहाँ कहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ आप देखिएगा। कविता का शीर्षक है मजा ही कुछ और है। दांतों से नाखून काटने का, छोटों को जबरदस्ती डांटने का, पैसे वालों को गाली बकने का, मूंगफली के ठेले से मूंगफली चखने का, कुर्सी पे बैठ के कान में पेन डालने का और डीटीसी की बस की सीट में से स्पंज निकालने का। मजा ही कुछ और है। दांतों से नाखून काटने का, छोटों को जबरदस्ती डांटने का, पैसे वालों को गाली बकने का, मूंगफली के ठेले से मूंगफली चखने का, कुर्सी पे बैठ के कान में पेन डालने का और डीटीसी की बस की सीट में से स्पंज निकालने का। मजा ही कुछ और है। एक ही खूंटी पे ढेर सारे कपड़े टांगने का, नए साल पे दुकानदार से कैलेंडर मांगने का। भले जगह नहीं हो पर आदमी पूछता जरूर है, क्या सेठ इस बार कैलेंडर वैलेंडर नहीं आए क्या? एक ही खूंटी पे ढेर सारे कपड़े टांगने का, नए साल पे दुकानदार से कैलेंडर मांगने का, चलती रेल में चढ़ने का, दूसरों की चिट्ठियां पढ़ने का, मांगे हुए स्कूटर मोटर बाइक का, मांगे हुए स्कूटर को तेज भगाने का और खुद को नींद नहीं आने पे पत्नी को जबरदस्ती जगाने का। मजा ही कुछ और, मजा ही कुछ और है। चोरी से फल फूल तोड़ने का, खराब ट्यूबलाइट और मटकों को फोड़ने का, पड़ोसन को घूर घूर के देखने का। हमारे भैया को इतना आनंद आ रहा है जैसे इनका चरित्र चित्रण हो रहा है। बहुत अच्छे। चोरी से फल फूल तोड़ने का, खराब ट्यूबलाइट और मटकों को फोड़ने का, पड़ोसन को घूर घूर के देखने का, अपना कचरा दूसरे के सामने फेंकने का, बाथरूम में बेसुरा गाने का और थूक से टिकट चिपकाने का। मजा ही कुछ और है। ऑफिस में लेट आने का, फाइल को जबरदस्ती दबाने का, चाट वाले से फोकट की चटनी डलवाने का, बारात में प्रेस किए हुए कपड़ों पे फिर से प्रेस करवाने का, ससुराल में साले से पान मंगाने का और साली की पीठ पे धोल जमाने का। मजा ही कुछ और है। ये दो दोने लगाने का, आरती में सबसे ज्यादा फटा हुआ नोट चढ़ाने का, दूसरे के मोबाइल फोन से चिपकने का, पान और गुटकों को इधर उधर पिचकने का, कमजोर से बेमतलब लड़ने का और पत्नी को रोज रोज परेशान करने का। मजा ही कुछ और था। मित्रों,
श्रोताओं को भी कविता सुनाने का मजा ही कुछ और होता है, पर मेरा मन उस वक्त होता है जब मजे के लिए शब्द अपने अर्थ खो जाते हैं, बैठे ही सो जाते हैं। यदि आप जीवित और जागृत हैं तो प्रमाण बताइए। कविता खत्म करता हूँ। तालियां बजाइए। बहुत बहुत बधाई। अब केवल 2 कवि शेष हैं, एक विशेष है और एक मैं अवशेष हूँ। अगर ये गजेंद्र सोलंकी और राजेश चेतन जी 15 अगस्त और 26 जनवरी के कवि हैं, तो मैं 14 फरवरी का कवि हूँ। मेरी प्रतीक्षा आप करिएगा, लेकिन मेरा मन है कि तब तक राजेश चेतन जी आपको तिरंगा जरूर सुनाएं। आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। राजेश भाई बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। संचालन इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ सब कवि मोक्ष में हैं और आप सब द्वारिका में बैठे हैं, इसलिए मैं मोक्ष से आप लोगों को आशीर्वाद देता हूँ। अच्छी बात यह है कि ये सम्मेलन अच्छा इसलिए हो रहा है कि इस सम्मेलन का एंटीना तो उस कोने में है और रेडियो यहाँ बज रहा है, इसलिए आनंद आ रहा है ऐसा। हमारे मंच के ओसामा बिन लादेन हमारे बीच नहीं रहे। भाई प्रदीप चौबे के लिए आप मौन रखें थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हमने तय किया है कि अगला कवि सम्मेलन उनकी स्मृति में होगा, इसलिए हमने कुछ बड़े फोटो उनके बनवा लिए हैं इन एडवांस, और बुके तो हमने ऑर्डर दे ही रखा है, तो काम निपट सकता है। बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन रहा, बड़ी बड़ी आत्माओं को आपने याद किया। लालू का जिक्र बार बार आया। मैं तो कहा करता हूं कि लालू इस देश के सबसे ईमानदार नेता हैं। जिस जेल का उद्घाटन किया उसमें स्वयं बंद रहे। अच्छा है। ये उद्घाटन की सार्थकता होती है। मैंने कहा कि अच्छा होता लालू जी से किसी शमशान घाट का उद्घाटन करवाया जाता। बहुत अच्छे राजेश जी। कम से कम एक तो निपटता। लेकिन हमारे कवियों ने उनको याद किया, मैं उनको साधुवाद देता हूं। वनडे मैच है तो मुझे कहा गया है कि सीमित पढ़ना है, इसलिए मुझे केवल 1 ओवर दिया गया है पारी खेलने के लिए। जो लोग अभी भी दाएं बाएं घूम रहे हैं उनको बता दूं कि चुनाव बहुत दूर है, कहीं बैठ जाइएगा। मैं एक कविता पढ़ना चाहता हूं। वैलेंटाइन की बात हुई बहुत सारी, आप लोगों के चरित्र को बिगाड़ने का पूरा प्रयास किया गया। प्राचार्य महोदय बहुत दुखी होंगे। 365 दिन में जो अनुशासन बनाया था वो कवियों ने एक दिन में ध्वस्त कर दिया। अगली बार कार्यक्रम नहीं होगा। ये मोबाइल किसका बजा? ये संकट है साहब। इतने बजे मोबाइल किसी का बजे, या तो उधार वाले का होगा या जुगाड़ वाले का होगा। और मोबाइल रखना कोई अच्छी बात नहीं है साहब। ये गुलामी का सबसे बड़ा यंत्र है। इसका आविष्कार महिलाओं ने किया, क्योंकि पुरुषों ने क्या किया, एक 5000 रुपए का मंगलसूत्र खरीदा और पत्नी के गले में बोला से तुम मेरी हो, जिंदगी भर मेरी रहोगी, आप कहीं भी जाए। महिलाओं ने 2000 का नोकिया खरीदा, उसमें एक पट्टा भी डाला बाकायदा, और पति के गले में बोला से तुम मेरे हो, जिंदगी भर मेरे रहोगे। और शाम को ठीक 5 बजे फोन किया। रे बोले कहाँ हो? बोले गाड़ी चला रहा हूं, घर आ रहा हूं। तो बोले हॉर्न बजा के दिखाओ। तो चोरी पकड़ी गई। तो ये गुलामी का सबसे बड़ा यंत्र है साहब, इसको फेंक दीजिए। अगर फेंक नहीं सके इसका गला बंद कर दीजिए, कुछ ना कुछ कर दीजिए। पर हमारे यहाँ 2 ऐसे प्राणी हैं साहब जिनको कोई संकट नहीं, वैलेंटाइन का कोई संकट नहीं, मोबाइल का। उनमें से एक कलाम साहब होते हैं। मैं कुछ कहना चाहता हूं कि पोखरण में परमाणु के विस्फोट करने वाला एक कुंवारा जो विज्ञान को ही स्वप्न सुंदरी मानकर प्यार करता रहा, अपने आविष्कारों पर ही मरता रहा, हेयर कटिंग सैलून जाने से भी डरता रहा, और जो जवानी में पति ना बनने के लिए तन गया, वह बुढ़ापे में राष्ट्र का पति बन गया। बहुत अच्छे, क्या बात है राजेश जी, वाह।
ये सब जो कुंवारे हैं वो तो ठीक अपना काम निभा रहे हैं, पर ये जो भूतपूर्व कुंवारे हैं ये क्या कर रहे हैं? संकट तो ये है, 105 करोड़ लोग क्या कर रहे हैं? और पूछा सरदार जी से, बोला भारत के तिरंगे झंडे में केसरिया रंग हिंदुओं का, हरा रंग बोला मुसलमानों का, सफेद रंग बोला ईसाई का। बोला आपका तो कुछ भी नहीं। अरे बोला है क्यों नहीं? डंडा तो बोला अपना ही है। मैंने कविता पढ़ता हूं, तिरंगा। एक बार मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों की दीवार से बाहर निकलकर कविता को सुनेंगे, आपको आनंद आएगा। एक बार तालियां सब बजा दीजिए अच्छे से, मैं कविता पढ़ देता हूं। सब तालियों का आग्रह इसलिए किया जाता है क्योंकि नेताजी की परीक्षा तो 5 साल में एक बार होती है, आप लोगों की परीक्षा 1 साल में एक बार होती है, 2 बार, 6 महीने में 1 बार। और ये जो कवि नाम का जंतु है, इसकी परीक्षा हर रोज शाम को होती है। ये तालियां नेता के लिए अगर वोट है तो ये तालियां इस कवि के लिए भी वोट से कम नहीं है, ऐसा बस ये मामला है। राजेश जी बढ़िया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक ट्रक पे सवार, यहां मैं बस भी कह सकता था। ट्रक मैंने क्यों कहा? जब से अपने वाजपेयी साहब बस में बैठ के लाहौर गए, तब से मैंने बस में बैठना ही छोड़ दिया, अपन ट्रक में बैठते। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक ट्रक पे सवार कर रहे थे तिरंगे झंडे पर विचार। हिंदू ने कहा हम हैं गांधी के बेटे लायक, जैसे बाकी सब तो नालायक ही हों। हम हैं गांधी के बेटे लायक, अहिंसा के नायक, वंदे मातरम के गायक, छोड़ चुके हैं केसर की घाटी, क्योंकि हमको प्यारी है भारत की माटी। हम हैं भारत पर कुर्बान, इसलिए ये रंग केसरिया ये हमारी शान। बहुत अच्छे राजेश जी, क्या बात है, वाह। मुस्लिम ने कहा हरा यानी हरियाली, हरियाली है तो खुशहाली, खुशहाली है तो 4-4 घर वाली। बहुत अच्छा। हमारे यहाँ एक ही संकट है, हाँ, बड़े दुख की बात। क्योंकि उनके यहाँ कहा जाता है वाइफ यानी कि वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय, और हमारे यहाँ कहते हैं कि वर इज इनवाइट फॉर एवर, इसलिए एक ही बहुत है साहब। मुस्लिम ने कहा हरा यानी हरियाली, हरियाली है तो खुशहाली, खुशहाली है तो 4-4 घर वाली। और तुम्हारी तरह केवल 1 या 2 नहीं, 1 दर्जन बच्चे पालने से भी नहीं डरते हैं, इसलिए हम इस हरे रंग पर मरते हैं। ये हरा रंग हमारी समृद्धि का सितारा है, इसलिए हमको प्यारा है। राजेश जी बहुत अच्छे। ईसाई ने कहा सफेद यानी शांति, शांति है तो भाईचारा, इसलिए हम भाइयों को चारा डालकर ईसाई बना रहे हैं। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों पर सफेद झंडा लहरा रहे हैं, और जिस दिन भारत के कोने कोने में ईसाइयत का झंडा लहराएगा, उस दिन ईसा मसीह भारत में जरूर आएगा। ईसा मसीह को दीजिए सम्मान और करिए तिरंगे को प्रणाम। सरदार जी बोले, वो सफेद पगड़ी जो चमक रही है आपको समर्पित करता हूं साहब। जो बोले सो निहाल, और सब कहो सत श्री अकाल। और बताओ कि पहले मुर्गी आई थी कि अंडा? तो क्या कर लेगा तुम्हारा झंडा, जो साथ में नहीं होगा डंडा। इसलिए झंडे में डंडे की शान निराली है, और इस डंडे से ही भारत की रखवाली है। बहुत अच्छे, क्या बात है राजेश जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे राजेश जी। तो हम हैं भारत के चौकीदार, पंच प्यारों के अवतार, देश की रक्षा ये हमारा नारा है, इसलिए ये डंडा हमको प्यारा है। इन चारों की बात को सुनकर ट्रक ड्राइवर को गुस्सा आया, जोर का ब्रेक लगाया। अरे बोला झंडा डंडा तो ठीक, अशोक का चक्का भूल गए, अपने अपने मजहब पर ही फूल गए। और मुझे तो लगता है ये अशोक का नहीं, मेरे अशोक का ट्रक का चक्का है। और ये हम ड्राइवरों की पहचान का पक्का है। और तुम चारों भी भारत के इस ट्रक के पहिए बन जाओ। साहब कविता यहां से शुरू होती है। और तुम चारों भी भारत के इस ट्रक के पहिए बन जाओ, और इस ट्रक में
पंचर करने के बजाय मिलकर कदम बढ़ाओ। वाह 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 वाह, क्या बात है। और तुम चारों भी भारत के इस ट्रक के पहिए बन जाओ और इस ट्रक में पंचर करने के बजाय मिलकर कदम बढ़ाओ। तो ये ट्रक नहीं भारत के विकास का रथ बन जाएगा। तो ये ट्रक नहीं भारत के विकास का रथ बन जाएगा और इस पर सवार भारत नहीं विश्व गुरु कहलाएगा। बहुत अच्छे राजेश जी, क्या बात है, बहुत अच्छा। क्या हुआ? कहा गया कि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तुझे अपनाऊं तो जमाने से नाता छूट जाता है। मोहब्बत लिखने पढ़ने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। एक बार हथौड़े ने चाबी से पूछा कि सुन चाबी, लोहा तो तेरे से ज्यादा है मेरे पास, ताकत तेरे से ज्यादा है मेरे पास, पर तू ताले को इतनी सरलता से कैसे खोल लेती है। तब उस चाबी ने जवाब दिया हथौड़े को कि सुन हथौड़े, लोहा और ताकत तो तेरे पास ज्यादा है, पर तू ताले की ऊपरी सतह को छूता है और मैं ताले के अंतर मन तक जाती हूँ, उससे निवेदन करती हूँ। क्या बात है। मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ कि ये कवि सम्मेलन जो 2 घंटे का यहाँ हुआ,